सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था जो अभी तक हम कर चुके हैं, जो भी हमारा बोर्स इफेक्ट है, बोर्स इफेक्ट के जो 3 प्रोसेस थे वो 3 इफेक्ट थे, और जो पीएच पर किस प्रकार डिपेंड करता है, परसेंटेज सैचुरेशन और कोऑपरेटिविटी इफेक्ट और बाइंडिंग ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो ये चीज़ें हम देख चुके हैं बोर्स इफेक्ट के थ्रू। अब जो हम करेंगे, अब हम करेंगे पॉइजनिंग इफेक्ट। क्या करेंगे भाई? पॉइजनिंग इफेक्ट। पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ CO एंड अदर लिगैंड। अब हम जो करेंगे वो करेंगे पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ द CO एंड अदर लिगैंड। जो पॉइजनिंग इफेक्ट होता है CO का एंड अदर लिगैंड्स का, अब हम उस चीज़ को डिफाइन करेंगे। तो क्या होता है भाई यहाँ पर क्या देखते हैं हम? ध्यान से सुनना तुम। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, जब हम हमारी बॉडीज़ के अंदर, सुनना, जब हमारी बॉडीज़ के अंदर CO एंटर करता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, हम यहाँ पर जनरली पता है, पहले एक बार सुन लो, CO, CN, NO, PF3 एंड एक्सेट्रा। इन चीज़ों के जो फंक्शंस हैं, इन चीज़ों के जो इफेक्ट है, पॉइजनिंग इफेक्ट, वो चीज़ पढ़ेंगे। और जनरली यहाँ पर पढ़ेंगे ना, CO और CN का जो इफेक्ट होता है ना, पॉइजनिंग इफेक्ट, उस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो सुनो, जब हमारी बॉडी में CO एंटर करता है तो वो क्या है? CO क्या भाई? CO बेटर पाई एक्सेप्टर है देन O2 से। O2 इज ए वीक पाई एक्सेप्टर, बट वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर वो एक स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर का वर्क करता है और Fe को हाई स्पिन से लो स्पिन में कन्वर्ट कर देता है O2। बट जब एक्चुअली में कोई ऐसा लिगैंड आ जाए जो कि एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर हो, ठीक है, वीक पाई एक्सेप्टर ना हो, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर हो रियलिटी में, तो वो क्या करेगा? O2 से पहले जाके बाइंड कर जाएगा। किसके साथ? हमारे आयरन के साथ। देखिए क्या होगा भाई, ये है हमारा आयरन, यहाँ पर है हमारा आयरन, ये है हमारा CO, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, और ये हमारा O2 जो कि वीक पाई एक्सेप्टर है। तो इनके बीच में रेस लग रही है भाई, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो एकदम में जाके जो CO होगा ना, CO वो जो आयरन है उसके साथ बाइंड कर जाएगा, बिकॉज क्योंकि CO है जो वो बेटर पाई एक्सेप्टर है देन O2 से। ठीक है, क्या होगा भाई? सुनना, ये हमारा Fe2 पॉजिटिव हीमोग्लोबिन है, एक प्रकार से हीमोग्लोबिन, यहाँ पर CO है, यहाँ पर O2 है, ये बेटर पाई एक्सेप्टर है, ये इससे कम है, ये वीक पाई एक्सेप्टर, ये स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। तो इस प्रकार जा रहे हैं और ये एकदम में बाइंड कर जाएगा, और ये तो भाई अब बेचारा O2 क्या करे यार? अब O2 तो बच गया खाली। अब O2 का जो जगह था ना, O2 की जो जगह थी, बाइंडिंग साइट थी, वो तो CO ने ले ली। अब बेचारा क्या करेगा? अब इससे ताकतवर, इससे बॉडी बिल्डर, मतलब कि इसके सामने एक बड़ा आदमी आके खड़ा होगा जो स्ट्रॉन्ग है, उसके सामने क्या करेगा? भाई तेने ले ली, अब जगह तो ले ली, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जाऊँगा भाई, भागूंगा, तो ये CO मैं पीठ दिखा के पार बोलता है यहाँ से, वो नहीं जुड़ा रहता। बट एक समय आता है फिर कि भाई अब CO अटैच हुआ है तो CO ब्रेक भी होगा। तो जब CO ब्रेक होता है ना, डिसोसिएट होता है, और उसके बाद जब ऑक्सीजन इसके साथ वापस क्या करता है? बाइंड करता है। CO ब्रेक होने के बाद जब ऑक्सीजन वापस इसके साथ बाइंड करता है तो O2 को, तो आयरन जो होता है ना, आयरन ऑक्सीजन को इतनी स्ट्रोंगली बाइंड कर लेता है अपने ऊपर, इतना ज़्यादा स्ट्रोंगली बाइंड कर लेता है कि वापस उसको छोड़ता ही नहीं, वापस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ट्रांसफर करता ही नहीं, इतना ज़्यादा स्ट्रोंगली अपने ऊपर बाइंड करवा लेता है ऑक्सीजन को। तो सीधी सी बात है, जब हीमोग्लोबिन अगेन अपना ये प्रोसेस चलाएगा ही नहीं ऑक्सीजन ट्रांसफर करने वाला, तो मायोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं होगा ग्लूकोज का, एनर्जी नहीं मिलेगी बॉडी को, तो हमारी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई? तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी ना, ये पूरी समरी जो बताई है वो लिख लेना। हम पढ़ेंगे क्या? पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ CO को, हम पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ CO को पढ़ेंगे, पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ CO। हम पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ CO की स्टडी करते हैं।
अब पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ सीओ में क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, सबसे पहले तो मैंने क्या लिखवाया, O2 क्या है भाई, वीक पाई एक्सेप्टर है, वीक पाई एक्सेप्टर है, बट वो स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर का वर्क करता है। बट अगर एक्चुअली में COCnNO, बट कोई एक्चुअली में ऐसा लिगैंड आ जाए जो कि स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर हो, तो क्या होगा, O2 की जगह वो जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। फर्स्टली प्रायोरिटी जो मिलेगी वो उसको मिलेगी जो स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होगा, देन O2 से। ठीक है, ये चीजें बताई। अब भाई एक चीज और आ गई यहाँ पर, जैसे ही CO, चलो मैं एक काम करता हूँ, बना लेता हूँ एक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक काम करो, बना लो स्ट्रक्चर, बना लो ताकि पॉइजनिंग इफेक्ट में समझ में आए तुमको अच्छे से। ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, छोटा सा बस स्ट्रक्चर बना लो ऐसे ही। ये आयरन है यहाँ पर, इससे क्या होगा, ये नाइट्रोजन वो एन-हिस्टाडीन वाला, ठीक है, ये नाइट्रोजन एन-हिस्टाडीन वाला। तो यहाँ पर भाई CO है, यहाँ पर O2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है जाता होगा इस टाइप से, इस टाइप रिएक्शन हो रही होगी, बट CO बेटर पाई एक्सेप्टर देन O2 से, इसलिए ऑक्सीजन नहीं बाइंड होके CO पहले बाइंड हो जाएगा, और ऑक्सीजन बेचारा यहाँ पर ही हांडता रहेगा, यहाँ पर ही मतलब कि वो चक्कर मारता रह जाएगा। अब उससे ताकतवर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर जाके अटैच हो चुका है। ठीक है, क्या होगा भाई, तो हमारा CO जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब CO बाइंड करेगा ना, तो O2 जब बाइंड कर रहा था तो वो क्या हो रहा था, हाई स्पिन से आयरन लो स्पिन में चला जा रहा था ना, वीक पाई एक्सेप्ट होने के बाद। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में भी ऐसा ही कुछ होगा, ये कनेक्ट होगा, हाई से लो स्पिन में चला जाएगा। हमारा आयरन जो है हाई स्पिन से Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा ना भाई, सीधी सी बात होगा। बट अब क्या होगा, CO कनेक्ट होने के बाद CO जब यहाँ पर अटैच हो जाएगा ना, तो एक मतलब कि एक इफेक्ट आ जाएगा, एक इफेक्ट लगेगा CO का यहाँ पर, कि जब CO कनेक्ट होने के बाद आयरन के साथ, CO कनेक्ट होने के बाद जब ब्रेक होगा ना, तो आयरन जो क्या होगा, आयरन जो Fe3 पॉजिटिव है ना, यहाँ पर आयरन 3 पॉजिटिव, उसको जो किस में कन्वर्ट कर दिया CO ने, हाई स्पिन से लो स्पिन में, Fe3 पॉजिटिव में लो स्पिन में होगा, तो ये लो स्पिन में है ना, लो स्पिन में, और जब CO ब्रेक होगा और जब ऑक्सीजन इसके साथ वापस बाइंड करेगा, तो जो Fe है आयरन, वो O2 को इतना स्ट्रॉन्गली अपने ऊपर बाइंड कर देगा कि जब ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का टाइम आएगा ना मायोग्लोबिन को, तो वो ट्रांसफर करेगा ही नहीं, वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा ही नहीं, जिसके कारण ह्यूमन की डेथ हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ह्यूमन की डेथ हो जाती है। तो समझ में आया अभी पॉइजनिंग इफेक्ट, कि स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर के ये इफेक्ट लगते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहाँ पर क्या होगा, एक चीज और लिख लो, बॉडी में अगर CO की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और ये वाली इफेक्ट अगर पैदा होता है ना, कि भाई O2 को रिलीज ही नहीं कर रहा हीमोग्लोबिन CO के कारण, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ने उसका स्ट्रॉन्ग नेचर, जो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग नेचर है वो इंक्रीज कर दिया, उससे कौन सी बीमारी होती है, एस्फेसिया। कौन सी भाई, एस्फेसिया नाम की एक बीमारी होती है, वो हो जाती है जब बॉडी में CO की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ओके, ये लिख लो, ये जो चीज़ें बताई, पॉइजनिंग ऑफ CO इफेक्ट मतलब कि ये आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपकी, जो स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होगा वो क्या करेगा, हाई से लो स्पिन में चेंज करेगा, और जब CO उसके साथ अटैच होगा तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाएगी, उसको रिलीज ही नहीं करता। ठीक है, ओके, रफ कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ पर इसी की जगह मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर इसकी जगह क्या है भाई, CN है। तो CN क्या करेगा भाई, CN जो है इसके साथ, CN इज ए स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, वो ही बिल्कुल वर्क होगा, CN पहले जाके बाइंड हो जाएगा। और साइनाइड को तो तुमने सुना ही होगा भाई, जैसे ही मतलब कि साइनाइड तो जीभ पे छुआते साथ मतलब कि डेथ है, चित उसी टाइम कहानी चित जीभ बाहर निकल आएगी। मतलब कि साइनाइड का तो ऐसा काम है, सही रियलिटी बताऊं तो, जैसे ही खाए ऐसे मर गया इंसान, वैसे ही वो हीमोग्लोबिन के साथ इतना स्ट्रॉन्गली बाइंड हो जाता है, उतनी जल्दी बाइंड होता है कि बाइंड ऑक्सीजन को बाइंड होने ही नहीं देगा, इतनी फास्टली रिएक्ट करेगा, बाइंड हो गए
वापस मतलब कि ऑक्सीजन वहाँ पर बाइंड नहीं करेगा। यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ब्रेक तो हो रहा था, ब्रेक हो गया, वहाँ पर ऑक्सीजन हो रहा अटैच हो रहा था, लेकिन ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं कर रहा था क्योंकि स्ट्रॉन्गली बाइंड हो गया था। लेकिन यहाँ पर तो साइनाइड अटैच हो जाएगा इसके साथ और नो ब्रेक कुछ नहीं, बस डायरेक्ट डेथ ही कर देगा। इतनी फास्टली रिएक्शन में डायरेक्ट डेथ ही है फिर, ठीक है, डेथ ही हो जाएगी। ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड नहीं कर पाया बिकॉज साइनाइड इसके साथ पहले ही कनेक्ट हो जाएगा इस आयरन के साथ, और ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेगा और ये साइनाइड अटैच ही रहेगा, वापस ब्रेक ही नहीं होगा और हमारी डेथ हो जाएगी ह्यूमन की। तो ये होते हैं पॉइजनिंग इफेक्ट। ये क्या होते हैं, पॉइजनिंग इफेक्ट होते हैं। इसको और भी मैं मतलब कि इसको और भी ज़्यादा मैं डिटेल में भी तुमको खोल के बता सकता हूँ। पॉइजनिंग इफेक्ट है ना जो ये, इनको मैं और भी ज़्यादा डिटेल में खोल के बता सकता हूँ आपको, एक एक चीज़ डिटेल में। लेकिन अब देखिए इतना आपको आना चाहिए कि इतना पता होना चाहिए कि पॉइजनिंग इफेक्ट में आखिरकार होता क्या है। Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव ये तो पता है भाई, जैसे ही करेगा बाइंड वो चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई से लो में चला जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये चीज़ आपको पता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये चीज़ बस पॉइजनिंग इफेक्ट क्या करता है बॉडी में, ये चीज़ पता होना आपको जरूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको अब डिटेल में इतना ज़्यादा डिटेल में करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस नेट में क्वेश्चन आए ना कि क्या होता है इसमें, तो ये चीज़ आप बता सको, ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट हमारा चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा ना नेक्स्ट टॉपिक। और हाँ एक चीज़ और देख लो, जो ये हीमोग्लोबिन और जो मायोग्लोबिन है वो किन चीज़ों में पाए जाते हैं भाई, इन वर्टिब्रेट्स में, सॉरी वर्टिब्रेट्स। जो हमारे मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन है वो पाए जाते हैं वर्टिब्रेट्स में। और ये जो ऑक्सीजन ट्रांसफर और ऑक्सीजन स्टोर का फंक्शन है जो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में होता है ना, ये वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। और वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, कौन होता है, बैकबोन, जिनके बैकबोन होती है, जिनके बैकबोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है, O2 को ट्रांसफर रिस्टोर करना। ये फंक्शन कहाँ चलते हैं, वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, कौन होता है, वर्टिब्रेट्स किनको बोलते हैं हम, जिनके बैकबोन होती है, ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से भाई इतना बहुत है इसमें, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में इतना मतलब कि बहुत है इतना, इससे ज़्यादा तो अब करो भी क्या तुम, मतलब कि मैं पता है नेट GRF और गेट और इन टेस्ट के लिए ना इतना काफ़ी है आपके लिए, बहुत है ये। आज मैं आपको मैक्सिमम जो हमारा टॉपिक्स है ना, मैक्सिमम जो टॉपिक हेमेराइथ्रिन, हेमोसायनिन, ये कंप्लीट कराऊंगा। मैं अब ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वो भी मेरा टाइम पता क्यों लग रहा है, मैं एक दिन के अंदर कंप्लीट करवा सकता था इस यूनिट को, क्योंकि मेरी जो मेमोरी कार्ड है ना वो करप्ट हो गया, और करप्ट के कारण उसमें मैक्सिमम आपके कम से कम 15 to 20 लेक्चर थे और वो सारे के सारे डैमेज हो चुके हैं, वो सभी उसके अंदर ही चले गए, फॉर्मेट हो गए। इस कारण मेरे को ये थोड़ा सा और टाइम देना पड़ रहा है, लेकिन वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई आप कंटिन्यू लगे रहना, ठीक है। अब मैं इस यूनिट बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करा दूंगा 12 से, कल या परसों तक कंप्लीट करवा के मैं सिर्फ असाइनमेंट सॉल्व कराऊंगा। और आज 4 बजे से आपका असाइनमेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, मैं उसमें बायो इनऑर्गेनिक ही उठाऊंगा, मैं बायो इनऑर्गेनिक के असाइनमेंट को ही उठाऊंगा और वो कंप्लीट ही करवा दूंगा। कंप्लीट बायो इनऑर्गेनिक का असाइनमेंट कंप्लीट करा दूंगा आज ही करा दूंगा उसका कंप्लीट असाइनमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद NMR वगैरह के असाइनमेंट, ओके। वीडियो देख लेते कितने मिनट की होगी, तो चलिए अभी मेरे पास, अब हमारे पास मतलब मैक्सिमम 16 मिनट हैं, बहुत है 16 मिनट, ठीक है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा क्लियर मेरे को लग रहा नहीं कि क्लियर है, तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। एक मिनट रुको, लिख के देख लेते हैं। बस इसको चेक कर लेते हैं कि ठीक सही दिखाई दे रहा है क्या। हाँ नहीं सही है इतना आपको काफ़ी है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए भाई हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई हेमेराइथ्रिन। हेमेराइथ्रिन भी था उसमें, हेमेराइथ्रिन, हेमोसाइनिन सभी थे उसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ना वो है हेमेराइथ्रिन, हेमेराइथ्रिन नेक्स्ट टॉपिक। अब ये जो लिख लो, तुम लिख लो, बस मैं बोल रहा हूँ लिख लो। हेमेराइथ्रिन जो प्रेजेंट होता है ना वो मैरिन्स में, कहाँ पे प्रेजेंट होता है,
हेमेराइथ्रिन जो है मैरीन्स में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होते हैं, जनरली इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं ये जो है इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। हेमेराइथ्रिन किसमें, मैरीन्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, जिनके, अब ये इनवर्टिब्रेट्स जिनके बैकबोन नहीं होती, ये सिंपल सी चीजें मैं बताऊंगा आपको। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके बैकबोन नहीं होती। अब हेमेराइथ्रिन का फंक्शन जनरली क्या होता है वो लिख लो, O2 को ट्रांसफर करना। स्टार्टिंग में लिखवाया था हेमेराइथ्रिन का फंक्शन क्या होता है, O2 को ट्रांसफर करता है हमारा कौन, हेमेराइथ्रिन। जो हमारा हेमेराइथ्रिन है ना, वो क्या करता है भाई, वो जो है O2 को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्टिव साइट होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर जो एक्टिव साइट है वो होती है दो एक्टिव साइट होते हैं यहाँ पर, एक स्ट्रक्चर में 2 एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑफ हेमेराइथ्रिन है ना, एक मॉलिक्यूल ऑफ हेमेराइथ्रिन वो 8 सब यूनिट को कंटेन करके रखता है। 8 सब यूनिट मतलब कि 8 सब यूनिट मतलब कि एक सब यूनिट 2 एक्टिव साइट, मतलब 8 सब यूनिट 16 एक्टिव साइट को कंटेन करके रखती हैं, ठीक है, ओके। और जो यहाँ पर एक्टिव साइट होती है ना, वो तो बताया नहीं, एक्टिव साइट जो होती है वो होती है आयरन। यहाँ पर जो एक्टिव साइट होती है वो होती है आयरन, ठीक है, ओके। बट यह जो है क्या होता है भाई, नॉन हेम प्रोटीन होता है। एक आता है नॉन हेम आयरन प्रोटीन, मतलब कि वहां पर ना तो आयरन है ना हेम है। ये क्या होता है भाई, नॉन हेम प्रोटीन होता है, मतलब कि यहाँ पर कोई हेम ग्रुप नहीं होता, यहाँ पर कोई हेम ग्रुप नहीं होता, ठीक है। नोट डाउन करवाऊँ क्या आपको, बता दो, अगर नोट डाउन करवा देंगे वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप नोट डाउन कर लो जो भी लिखवा रहा हूँ मैं। तो भाई क्या होता है, सबसे फर्स्ट मैंने क्या बताया कि हेमेराइथ्रिन मैरीन्स में प्रेजेंट होता है, जो कि इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके बैकबोन नहीं होती। सेकंड फंक्शन क्या होता है, O2 ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसमें जो एक्टिव साइट होती है वो आयरन होता है, ठीक है। और ये जो है नॉन हेम प्रोटीन होता है, मतलब नॉन हेम प्रोटीन मतलब यहाँ पर हेम ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और ये जनरली जो हेमेराइथ्रिन है वो इनवर्टिब्रेट्स के जो मसल्स और ब्लड दोनों में पाया जाता है। उसके बाद ये पॉइंट लिख लो, नोट डाउन करो ये चीज़ें, ये पॉइंट जो है वो नोट डाउन करो सभी, एक एक कॉपी में लिखो। उसके बाद मैं स्ट्रक्चर बना के डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको, ठीक है, ओके ना। फिर उसके बाद भाई इनवर्टिब्रेट्स के मसल्स और ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। बट हम ओनली स्टडी जो करते हैं ना वो ब्लड हेमेराइथ्रिन को करते हैं। उसका कारण क्या है, हम जो स्टडी है वो ब्लड हेमेराइथ्रिन को करते हैं। उसका कारण होता है कि भाई ब्लड हेमेराइथ्रिन में जो सब यूनिट है ना वो 8 होती हैं। ब्लड जो हेमेराइथ्रिन है, एक मॉलिक्यूल हेमेराइथ्रिन में 8 सब यूनिट होती हैं। वो कहाँ पर पाई जाती है, ब्लड्स में पाई जाती हैं। बट जो हमारा मसल्स में जो हेमेराइथ्रिन होता है उसमें कम सब यूनिट्स होती है, इसलिए हम ब्लड जो हेमेराइथ्रिन है उसको स्टडी करते हैं। किसको, ब्लड हेमेराइथ्रिन को स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद और पॉइंट लिखो, जो हमारा ब्लड हेमेराइथ्रिन है उसका एक हेमेराइथ्रिन मॉलिक्यूल 8 सब यूनिट कंटेन करके रखता है, मतलब कि 8 सब यूनिट कंटेन करके रखता है। तो और एक सब यूनिट 2 एक्टिव साइट को कंटेन करके रखती है। एक हेमेराइथ्रिन मॉलिक्यूल में 8 सब यूनिट होती हैं और एक सब यूनिट 2 एक्टिव साइट कंटेन करके रखती हैं, 2 आयरन्स को कंटेन करके रखती हैं, ठीक है। और सीधी सी बात है भाई, अगर एक एक्टिव साइट 2 आयरन को कंटेन करके रखेगी तो 8 16 मतलब 16 आयरन को कंटेन करके रखेगी, ठीक है। 16 एक्टिव साइट होगी एक हेमेराइथ्रिन मॉलिक्यूल में, ठीक है। बट जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी, ये पॉइंट लिखते जाओ, बट जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी वो होगी ओनली 8 आयरन एक्टिव साइट के साथ। बट जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी वो होगी ओनली 8 आयरन एक्टिव साइट के साथ। क्योंकि जो एक आयरन होगा ना, फर्स्ट जो आयरन होगा वो तो कंप्लीटली कोऑर्डिनेटेड होगा, मतलब वहां पर एक भी बाइंडिंग, मतलब वहां पर एक भी कोऑर्डिनेशन साइट एम्प्टी नहीं होगी। बट जो सेकंड आयरन होगा वहां पर एक कोऑर्डिनेशन साइट एम्प्टी होगी। क्या होगा ये सभी चीज बताऊंगा, अभी पॉइंट्स लिखो, ठीक है। वहां पर एक कोऑर्डिनेशन साइट एम्प्टी होगी जहां पर ऑक्सीजन आके बाइंड करेगा, ठीक है। उसके बाद लिखो, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना बहुत ध्यान से, मैं बता रहा हूं पहले ही, पॉइंट नोट कर लेना एक एक पॉइंट जो बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कहीं से भी नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखो
ईच सब यूनिट, हर एक सब यूनिट के सराउंडेड, मतलब कि एक हेमराइथ्रिन मॉलिक्यूल 8 सब यूनिट कंटेन करके रखता है और उसमें हर एक सब यूनिट के सराउंडेड जो है 113 अमीनो एसिड की चेन होगी, और उस चेन को जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे पेप्टाइड चेन या प्रोटीन। उस चेन को हम पेप्टाइड चेन या प्रोटीन से डिफाइन करेंगे। क्या बोला भाई मैंने बोला आपको कि जो हमारा ईच जो सब यूनिट होगी, ईच सब यूनिट सराउंडेड विद 113 अमीनो एसिड चेन, जो हर एक सब यूनिट होगी वो 113 अमीनो एसिड की चेन से, पेप्टाइड चेन से कवर होगी, सराउंडेड होगी, ठीक है। और उसका सराउंडेड मतलब कि सराउंडेड तो होगी, ठीक है। ये बाहर से भाई पता नहीं स्वच्छ भारत अभियान वाले आए हुए हैं तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा डिस्टर्ब मत होना तुम, ठीक है। घर में बना रहे हैं ना, तो बाहर से जाते आते उसकी आवाज़ तो आएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो भाई ईच सब यूनिट सराउंडेड बाय 113 अमीनो एसिड चेन। अब भाई 113 अमीनो एसिड की चेन है, तो हम इसको पेप्टाइड चेन भी बोल सकते हैं, प्रोटीन चेन भी बोल सकते हैं। क्यों पेप्टाइड चेन और प्रोटीन दोनों क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जब हमारी 50 अमीनो एसिड या 50 अमीनो एसिड से कम की कोई चेन होगी ना, तो उसको हम बोलेंगे ओनली पेप्टाइड चेन, उसको हम बोलेंगे ओनली पेप्टाइड चेन। 50 या 50 से कम, बट 50 से अबो जब अमीनो एसिड की कोई चेन होगी ना, 50 से अबो अमीनो एसिड की कोई चेन, उसको हम पेप्टाइड चेन और प्रोटीन कुछ भी बोल सकते हैं, उसको हम पेप्टाइड चेन और प्रोटीन कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि 113 अमीनो एसिड की चेन, जैसे इसमें ही है हेमराइथ्रिन में, हर एक सब यूनिट के सराउंडेड। और उसके बाद हमने बताया कि भाई 146 एक तो 141 अल्फा बीटा प्रोटीन, जो बीटा प्रोटीन 146 अमीनो एसिड की चेन होती है, और अल्फा जो 141 अमीनो एसिड की चेन होती है। तो ये प्रोटीन बोला ना हमने इनको, इसीलिए बोला क्योंकि ये ओनली पेप्टाइड चेन नहीं है, इनको हम प्रोटीन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये 50 से अबो अमीनो एसिड की चेन्स हैं, ठीक है। हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, ओके, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहां पर जो O2 बाइंडिंग होती है वो क्या होती है? रिवर्सेबल होती है। भाई सीधी सी बात है, जो O2 का बाइंडिंग नेचर होता है ना, O2 बाइंडिंग, वो भाई हेमराइथ्रिन में भी रिवर्सेबल ही होगा, क्योंकि भाई ऑक्सीजन किसी ना किसी मतलब इनवर्टिब्रेट्स में है ना, ये ऑक्सीजन को खुद के ऊपर बाइंड करवा रहा है ना, तो रिलीज भी करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन को अगर ये खुद के ऊपर बाइंड करवा रहा है तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को रिलीज भी करेगा। तो ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग नेचर है यहाँ पर कैसा है? रिवर्सेबल। कैसा है? रिवर्सिबल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग नेचर है वो कैसा है? रिवर्सिबल है, ठीक है। मतलब कि ऑक्सीजन को ये खुद के ऊपर बाइंड करवा रहा है तो ऑक्सीजन को लूज भी करेगा, ठीक है। तो ओवरव्यू चार्ट अगर हम देखें कि एक हेमराइथ्रिन मॉलिक्यूल ब्लड्स में 8 सब यूनिट को कंटेन करके रखता है, हर एक सब यूनिट 2 एक्टिव साइट को कंटेन करके रखती है, और उन 2 एक्टिव साइट में से एक एक्टिव साइट के साथ ही ऑक्सीजन बाइंड करता है। तो भाई एक हेमराइथ्रिन मॉलिक्यूल 8 सब यूनिट कंटेन करके रखता है, एक सब यूनिट 2 एक्टिव साइट को कंटेन करके रखती है, मतलब कि एक हेमराइथ्रिन मॉलिक्यूल में 16 एक्टिव साइट होगी, ठीक है। और 16 एक्टिव साइट में से 8 जो एक्टिव साइट होगी उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा, और वो 8 एक्टिव साइट जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगी। सीधी सी बात तो हुई ये है भाई, सीधी बात तो क्या है, इसमें 8 ऑक्सीजन जो होंगे वो क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे, और 8 ऑक्सीजन बाइंड करेंगे। 8 ऑक्सीजन ट्रांसफर, 8 ऑक्सीजन बाइंड, मतलब कि हेमराइथ्रिन एक टाइम पे, मतलब वन टाइम में 8 ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर सकता है, 8 ऑक्सीजन को खुद के ऊपर बाइंड करवा सकता है, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, वीडियो देख लेते हैं अब एक बार कितना हो गया, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ हेमराइथ्रिन करवाता हूं। चलिए ठीक है, वीडियो चल रहा है अभी। तो ये पॉइंट्स लिखवा दिया मैंने। ये क्या लिखवा दिया भाई आपको? ये जितने भी पॉइंट थे ना हेमराइथ्रिन के, वो सभी आपको नोट डाउन करवा दिए, ठीक है। वो सभी मैंने पॉइंट आपको नोट डाउन करवा दिए। अब जो हम देखना क्या करेंगे, यहां पर देखना, अब हम जो यहाँ पर EPR ESR एक्टिव इनएक्टिव मोड्स जो है ना, वो सभी आएंगे, वो सभी देखेंगे हम। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हेमराइथ्रिन।
क्या भाई, स्ट्रक्चर ऑफ हेमेराइथ्रिन। अब देखिए भाई, स्ट्रक्चर ऑफ हेमेराइथ्रिन, सबसे पहले तो अपनी कॉपी उठा लो भाई, जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना वो बना लेना, स्ट्रक्चर बना लो, ताकि इस लेक्चर में मैं ओनली स्ट्रक्चर बना सकूँ, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी बता सकूँ नेक्स्ट लेक्चर से ही। ठीक है, बना लो, बनाओ जल्दी। एक यहाँ पर आयरन की 2 एक्टिव साइट होती हैं, ठीक है, बना लो जल्दी बनाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है भाई, एन हिस्टाडीन, ये नॉन हैम आयरन प्रोटीन, नॉन हैम प्रोटीन होता है ना, आयरन तो होता है यहाँ पर बट ये नॉन हैम प्रोटीन होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाओ, जल्दी बना लो सभी। ये स्ट्रक्चर बना, एन हिस्टाडीन है ये, हिमिडाजोल ग्रुप के जो हिस्टाडीन होते हैं ना ये होते हैं, और ये जो है ना ये कार्बोक्सिल ग्लूटामेट कार्बोक्सिलेट आयन है, ये वाला ग्लूटामेट कार्बोक्सिलेट आयन, ये जो है एस्पार्टिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन, ये क्या ग्लूटामेट कार्बोक्सिलेट आयन, एस्पार्टिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन, ये वाला। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जो ब्रिज्ड है ना, ब्रिज जो OH है उसकी जगह O भी ले सकते हैं, O2 नेगेटिव। ठीक है, उसकी जगह हम O2 नेगेटिव और H2O भी ले सकते हैं, H2O OH भी ले सकते हैं, पर इस ब्रिज में यहाँ पर जो ब्रिज्ड एटम है स्पीसीज है उसमें हम OH को ले लेंगे, OH प्रेफर्ड करेंगे, हम क्या करेंगे, OH को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये 3 कंप्लीट जो है 3 ब्रिज्ड स्पीसीज 3 ब्रिज्ड कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर ग्लूटामेट कार्बोक्सिलेट आयन, एस्पार्टिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन, और ये एन हिस्टाडीन्स होते हैं। ठीक है, अब इनकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तुम देख सकते हो, ज्योमेट्री, ये तो है हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, ये है पेंटा कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, मतलब कि पेंटा कोऑर्डिनेटेड जो है ना उसके पास एक कोऑर्डिनेशन साइट एम्प्टी है, वहाँ पर ही ऑक्सीजन आके बाइंड करेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं नेक्स्ट लेक्चर से ना आपको स्टार्ट करवाता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ हेमेराइथ्रिन से कंप्लीट। ये स्ट्रक्चर बना लो, सभी बना लो, स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ हेमेराइथ्रिन से, जितना भी हेमेराइथ्रिन का एक एक चीज़, मतलब कि एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करवाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आपके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि आपके लिए कुछ बच गया भाई। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल पे बने रहना है और आपकी कोचिंग कंटिन्यू करनी है। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर मैं अभी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते ही साथ और इस पे आ रहा हूँ, मैं अपलोड अब बनाऊंगा और अपलोड करूँगा, अब ये पंगा नहीं रखूँगा मैं, क्योंकि अब प्रॉब्लम होगी है सोल्व, वाईफाई घर पे है, अनलिमिटेड नेट है भाई, जैसे ही लेक्चर बना वैसे ही अपलोड किया, आप देखो, आप कंटिन्यू रखो। हमको अब सब्सक्राइब मतलब कितने हैं, लाइक वो आपके हाथ में, आप कितना करवाते हो। ठीक है, आप कितने मतलब फाइनेंशियल जिनको प्रॉब्लम रहते हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचाते हो और उनको इस चीज़ की हेल्प मिलती है कि हमें जो ज्ञान है हम दे रहे हैं भाई, तो आप ले, फ्री में बटोर रहे हो। ज्ञान एक फ्री की चीज़ है, उसको बटोरो, लेकिन बस ज्ञान ये मत समझना फ्री, एक गुरु दक्षिणा होती है, वो होती है भाई तुम मेहनत करो, अपना यही है कि तुम मेहनत करो, बस मेहनत करके आगे तक जाओ, यही है अपनी गुरु दक्षिणा, और कुछ नहीं है, हम कुछ और मांगते भी नहीं। गुरु को कभी कुछ अपने ज्ञान पर, शिक्षा पर घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे हमेशा मतलब कि स्टूडेंट के लिए सोचते रहना चाहिए, वो आखिर शिष्य है ना कोई उसका, तो एक गुरु का तो मतलब कि शिष्य ही है सब कुछ, स्टूडेंट ही, विद्यार्थी उसका सब कुछ है। तो भाई बस उनको पढ़ाओ, उनके लिए पूरी मेहनत करो, दिन रात एक कर दो। टीचर, अगर आपको ज़िंदगी में टीचर बनना है, एक अच्छा टीचर, तो रियलिटी बोल रहा हूँ, स्टूडेंट के लिए ना दिन रात एक मेहनत कर देना, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ मेरे लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो भाई इनके लिए मेरे को भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई यही है चीज़। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेमेराइथ्रिन से, ये बना लिया होगा आपने। ओके, बाय।